नमस्कार, राजस्थान लाइव में एक बार फिर सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान की खबरों के साथ। जयपुर के पीसीसी दफ्तर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक हुई, जहां प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बैठक में मौजूद रहे। वहीं इस बैठक में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, रामलाल जाट, राजेंद्र गहलोत भी मौजूद रहे। बता दें आपको, गोविंद राम मेघवाल, ललित तूनवाल, जसवंत गुर्जर, श्रवण पटेल, विजय सारस्वत, प्रताप पूनिया समेत प्रमुख नेता बैठक में मौजूद रहे। और इस दौरान बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी को लेकर भी चर्चा हुई। 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता लोकेश नागर हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। लोकेश, कहीं ना कहीं जिस तरीके से निकाय में एक टक्कर कांग्रेस को मिली है और जिस तरीके से जो नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सुखद नहीं थे। अब आज यहां पर बैठक की गई, माना जा रहा है कि आने वाले उपचुनाव को लेकर बैठक में मंथन किया गया और किस तरीके से पार्टी को अब जीत दिलाई जा सकती है, इसे लेकर विचार विमर्श भी किया गया। क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? आयुषी, प्रदेश पीसीसी के प्रभारी अजय माकन प्रदेश के दौरे पर आए थे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद थी कि अजय माकन इस बार जब आएंगे तो राजनीतिक नियुक्तियों की सौगात लेकर आएंगे और तमाम जो कार्यकर्ता लंबे समय से इंतजार राजनीतिक नियुक्तियों का कर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं सरकार में सहभागिता और हिस्सा मिलेगा। लेकिन इस बार भी अजय माकन जब आए और प्रेस से रूबरू हुए तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक नियुक्तियां हैं वो उनकी प्रक्रिया अभी आने वाले दिनों में स्टार्ट की जाएगी, अभी राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाएं थी। अजय माकन ने स्पष्ट करते हुए कहा कि विधानसभा सत्र है, ऐसे में इस महीने में जो राजनीतिक नियुक्ति और मंत्रिमंडल का विस्तार है वो नहीं होगा। तो एक बड़ा अपडेट था अजय माकन की इस बैठक से। और कहीं ना कहीं पहली ये ऐसी बैठक थी जिसमें अजय माकन और पीसीसी के प्रभारी अजय माकन दोनों ने मिलकर कार्यकर्ताओं जिलेवार फीडबैक लिया है, क्योंकि लंबे समय से जिला कार्यकारिणियां भंग और कांग्रेस का जो संगठनात्मक काम है वो निष्क्रिय पड़ा था। अब उसे वापस से सक्रिय करने के लिए लगातार कांग्रेस सक्रिय नजर आ रही है। और आज अजय माकन और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने हर जिले का फीडबैक लिया है। तमाम जो प्रभारी थे, पदाधिकारी थे, उनसे जिलेवार चर्चा की गई कि किस तरह अब संगठन का विस्तार किया जाए। और एक संकेत दिया गया कि बहुत जल्दी राजस्थान के जो जिले हैं उनमें जो कार्यकर्ता हैं उन्हें जिलों में नियुक्तियां दी जाएंगी, जिला कार्यकारिणियों का विस्तार कर दिया जाएगा। वहीं निकाय चुनाव को लेकर भी प्रेस से मुखातिब हुए उन्होंने बताया कि तमाम जो नतीजे निकाय चुनाव के दौरान आए 90 निकायों में जहां शहरी क्षेत्रों में बीजेपी का राज हुआ करता था वहां कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बढ़त बनाई है और मत प्रतिशत भी उन इलाकों में बढ़ा है। जी क्या कुछ और इस बैठक में किया गया है? क्योंकि माने ये जा रहा था कि अब जब ये बैठक हो रही है, तमाम जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद रहेंगे, उन्हें अब आने वाले जो उपचुनाव होने हैं उनके लिए कहीं ना कहीं टास्क दिया जाएगा। तो इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या किसी प्रकार का टास्क यहाँ पर पदाधिकारियों को दिया गया है कि आने वाले जो उपचुनाव होने हैं उसमें कैसे कांग्रेस यहाँ पर सेंध लगा सकती है? जी, निश्चित रूप से इस बैठक में 4 जो उपचुनाव विधानसभा के होने हैं उनको लेकर तैयारी की गई और जिम्मेदारी तय कर दी गई है, चाहे वो टिकट के बंटवारे की हो या किस तरह पार्टी वहाँ ग्राउंड पर जाकर सरकार की योजनाओं को बताकर सरकार के कामकाज को बताकर 4 सीटों पर जीत हासिल करेगी। इसको लेकर अजय माकन और तमाम जो कांग्रेस के लोग थे उन्होंने एक रणनीति बनाई है और उसी पर लेकर आने वाले समय में कामकाज कांग्रेस की ओर से दिखेगा। वहीं हम आपको बता दें कि पायलट कैंप में भी इस बैठक को लेकर बड़ी एक दिलचस्पी थी और सुबह से ही हम देख रहे थे, जब हम आज कवरेज के दौरान सचिन पायलट के सरकारी आवास पर पहुंचे थे तो प्रदेश भर के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता 7 साल सचिन पायलट के साथ रहने वाले थे, सभी लोग वहां थे, क्योंकि इंतजार था राजनीतिक नियुक्तियों का और बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार जब क्योंकि 31 जनवरी तय कर दिया गया था कि राजनीतिक नियुक्तियां 31 जनवरी से पहले हो जाएंगी। लेकिन जिस प्रकार का कारण बताया गया कि क्योंकि मुख्यमंत्री से लंबी चर्चा के बाद अजय माकन पीसीसी पहुंचे थे तो और जो पीसीसी कार्यकारिणी के पदाधिकारी थे उनसे इसी विषय को लेकर एक लंबी चर्चा की गई। उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए और ये स्पष्ट कर दिया कि अब आने वाले समय में और समय लग सकता है राजनीतिक नियुक्तियों में और मंत्रिमंडल विस्तार में, क्योंकि सचिन पायलट लगातार पार्टी आला कमान पर दबाव बना रहे थे कि
जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसे जल्द कर दिया जाए और उनके जो कैंप के विधायक हैं सरकार में उनकी जो सहभागिता है उसे सुनिश्चित कर दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर लगातार सचिन पायलट प्रेशर बना रहे थे और अपने बयानों में भी कहा कि पार्टी आलाकमान की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया और बहुत जल्दी प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, जिसमें उन्हें आशा थी कि बड़ी संख्या में उनके लोग एडजस्ट किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब आने वाले समय में 2-3 महीने भी लग सकते हैं राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। जैसा राजनीतिक गलियारों के सूत्रों से पता लग रहा है कि बहुत ज़्यादा समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस यहाँ लेना चाहती है, क्योंकि जिस तरह पॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान अस्थिरता आई थी और लोगों को संतुष्ट करने में काफ़ी कांग्रेस को मशक्कत करनी पड़ी थी, तो कांग्रेस के सूत्रों से इस प्रकार की खबर मिल रही है कि यदि इस समय मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया जाता है तो एक बार दोबारा पार्टी में असंतोष फैलेगा और जिसे किस तरह कांग्रेस एडजस्ट करेगी इसको लेकर एक चिंता कांग्रेस में है। इसीलिए इस मंत्रिमंडल विस्तार को फिलहाल कांग्रेस टालना चाह रही है। जी लोकेश, एक तरफ तो जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं उन्हें लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी पार्टी में फिलहाल चल रही है, दूसरी तरफ पंचायत चुनाव के नतीजे हमने देखे थे वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में उतने नहीं थे। जो कड़ा मुकाबला वहां पर बीजेपी और कांग्रेस में दोनों में देखने को मिला। दूसरी तरफ अगर निकाय चुनाव के परिणामों की हम बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर बीजेपी की तरफ से वहां पर भी दी गई है। अब जब उपचुनाव होने हैं, कहीं ना कहीं जिन 4 सीटों पर ये उपचुनाव होने हैं 3 सीटें कांग्रेस के विधायकों के चलते ये खाली हुई है, निधन के कारण ये खाली हुई है। अब कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा दांव पर कांग्रेस की यहां पर लगी है, तो क्या ये माना जाए कि कड़ी चुनौती यहां पर आने वाले उपचुनाव में भी देखने को मिल सकती है? निश्चित रूप से आयुषी, जिस प्रकार बीजेपी लगातार सक्रिय और हमलावर कांग्रेस पार्टी पर है, तो कांग्रेस इस बात को जानती है कि इस समय यदि पार्टी में किसी तरह का असंतोष पैदा होता था तो उसका असर आने वाले इन विधानसभा उपचुनावों पर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं फूंक फूंक कर कांग्रेस कदम रख रही है और इसी को लेकर रणनीति तैयार की गई थी। इसी वजह से इस फैसले को टाला गया है, क्योंकि राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर लगातार चर्चाएं थी कि जल्दी कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए इन राजनीतिक नियुक्तियों को कर दिया जाएगा, लेकिन उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी की ओर से यह तय किया गया है कि राजनीतिक नियुक्तियों की जो प्रक्रिया है इन उपचुनावों के बाद ही शुरू की जाए और मंत्रिमंडल विस्तार का जो मामला है उसे फिलहाल टाला जाए, जिससे विधायक जो असंतुष्ट होंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल में हर व्यक्ति को स्थान नहीं दिया जा सकता, जिसकी वजह से निश्चित रूप से जब भी ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं बगावत होगी, जिससे निपटने के लिए कांग्रेस ने इस रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है कि जितना हो सके उतना इस मंत्रिमंडल को विस्तार को टाला जाए। वहीं हम आपको बता दें कि निकाय चुनाव हो चुके हैं, पंचायत चुनाव के काफ़ी चरण खत्म हो चुके हैं और अब पूर्वी राजस्थान के 12 जिलों में पंचायत चुनाव होने हैं, जिसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी लगातार तैयारी कर रही है और चाह रही है कि जिला कार्यकारिणियों का विस्तार हो जाए तो फिर ब्लॉक स्तर पर भी कार्यकर्ताओं की जो फौज है, टीम है, वो गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर मिल सके, जिससे संगठन की जो गतिविधियां हैं, पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की जो रणनीति है उस पर काम किया जा सके। इसी को लेकर आज चर्चा रखी गई थी और लगातार जिस प्रकार सक्रिय गोविंद सिंह डोटासरा नजर आ रहे हैं और अपने जो टीम वर्कर उन्हें मिले, 39 जो पदाधिकारी मिले हैं, उनसे लगातार वो संवाद में रहते हैं। आज बैठक में ये फीडबैक लिए गए थे, सुझाव लिए गए थे कि जिलावार जो रणनीति आने वाले समय में संगठनात्मक रूप से रहेगी वो किस प्रकार रहेगी, किन लोगों को जिले में जो नियुक्तियां होनी है उनमें स्थान दिया जाए, ब्लॉक स्तर पर जो टीमों का गठन होना है उनके गठन की प्रक्रिया किस प्रकार रखी जाए, विधायकों से सुझाव लेने का जो कामकाज है, एक निर्देश अजय माकन द्वारा तमाम जो जिला प्रभारी है उन्हें दिया गया है कि विधायकों की राय शुमारी ली जाए और कौन कार्यकर्ता जमीन पर पकड़ रखता है, पार्टी के लिए सक्रिय रहता है, उसे संगठन में जिम्मेदारी दी जाए, उसे पद से नवाजा जाए, जिससे आने वाले वक्त में पार्टी और मजबूत हो सके। वहीं किसान आंदोलन को लेकर जो जिस प्रकार का प्रोटेस्ट जो रणनीति कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर बनाई जा रही है, तैयारियां जो फिलहाल की जा रही है, कितनी कामयाबी हो पाती है, कितनी सफल हो पाती है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश नागर, तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं आगे। राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर लेक्चरर भर्ती को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान आरपीएससी चेयरमैन भूपेंद्र यादव का पुतला भी फूंका गया। छात्रों ने सरकार और आरपीएससी चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी की है। वहीं छात्र सज्जन सैनी ने बताया कि वर्ष 2013 के बाद सेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया, जिसके तहत छात्र लेक्चरर में भर्ती में अयोग्य हो गए हैं। इतने लंबे समय बाद सरकार ने लेक्चरर भर्ती निकाली है, इसके बावजूद केवल 918 पद निकाले गए हैं। राजस्थान प्रदेश में हाल ही में 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक
कॉलेज लेक्चरर के परीक्षा फॉर्म भरे गए थे। हमारी मांग है राजस्थान सरकार से और आरपीएससी से कि कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थियों को कम से कम 6 माह का पढ़ने का समय दे, क्योंकि कोरोना काल में पुस्तकालय भी बंद थे, विश्वविद्यालय बंद थे, महाविद्यालय बंद थे, छात्र मानसिक रूप से परेशान थे। कॉलेज लेक्चरर जैसी विस्तृत सिलेबस वाली परीक्षा को मात्र 2 माह में करवाना संभव नहीं है। आरपीएससी अपनी तानाशाही कर रही है और हमारी मांग है कि आरपीएससी सेट परीक्षा का आयोजन करवाए, क्योंकि 2013 के बाद में राजस्थान प्रदेश में सेट परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ। राजस्थान प्रदेश के विद्यार्थियों का अवसर खोया जा रहा है। चलिए बढ़ते आगे। उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ी समस्याओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। कटारिया ने कहा कि पिछले 15 महीनों से विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है। ऐसे में राज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप कर कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के समय भी ये समस्या आई थी, लेकिन उसका स्थायी हल के लिए फंड की व्यवस्था की गई थी। इस फंड के ब्याज से कर्मचारियों की पेंशन लगातार मिल रही थी, लेकिन पिछले 15 महीनों से कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है, जिसे लेकर राज्यपाल से मुलाकात कर समस्या से अवगत करवाया गया है। जमीन को जो हमने रोड के लिए लेना चाह रहे थे वो लेकर के उनको कन्वर्ट करके यूआईटी को देकर यूआईटी उसकी प्लॉटिंग करके और बेचे और कॉर्पोरेट फंड बना दे, ताकि उस फंड से ब्याज से ही निरंतर पेंशन जो है वो चुकती रहे, इसकी व्यवस्था की थी। कुछ समय तक उसमें से जो कुछ पैसा आया वो इनको दी भी सही पेंशन, लेकिन अभी 15 महीने से लगभग पेंशन उनको नहीं मिल पा रही है। कोरोना के टाइम पर प्लॉटिंग जो है वो बिके नहीं और उसकी रेट भी नहीं आई थी, इसके कारण से यूआईटी नहीं बेचे और इन्होंने एक रेट तय कर दी कि इससे नीचे आप नहीं करोगे एक तरह से, तो उसके कारण से भी। तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी जयपुर में एनएसयूआई की ओर से भगवा झंडा फहराकर राम मंदिर निर्माण के लिए शुरू किए गए 1-1 रुपए के चंदा अभियान को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि राम मंदिर में आस्था के लिए 1 रुपए बहुत है। एनएसयूआई ने जो 1 रुपया एक व्यक्ति चंदा अभियान शुरू किया है, वो उन लोगों के लिए संदेश है जो राम मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों रुपए का चंदा एकत्रित कर रहे हैं। वहीं बीजेपी और आरएसएस का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले भी शिला पूजन के वक्त करोड़ों रुपए चंदे के नाम पर एकत्रित किए जाते थे, वो लोग आज तक उसका हिसाब नहीं दे पाए हैं। वो उन लोगों को संदेश दे रहे हैं जो करोड़ों रुपए ले रहे हैं। राम के मंदिर में आस्था के लिए 1 रुपया ही बहुत है, करोड़ रुपए लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी शिला पूजन के माध्यम से भारी मात्रा में पैसा इकट्ठा हुआ, आज तक हिसाब नहीं है। करोड़ रुपए ले रहे हो आप, अगर मेरी आस्था है मैं 1 रुपया दे रहा हूँ, वो भी बहुत बड़ी आस्था है। ये उन लोगों को संदेश देने के लिए है जो लोग करोड़ों रुपए में विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास है देश में 135 करोड़ लोग हैं, 1-1 रुपया भी अगर वो देते हैं तो भी राम मंदिर। तो वहीं राजस्थान के 7 जिलों में संचालित होने जा रही शाला स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम का चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने शुभारंभ किया। स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम का स्टेट लेवल लॉन्च कार्यक्रम जयपुर के होटल राजपुताना शेरेटन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग और यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की ओर से किया गया। वहीं कार्यक्रम के तहत विद्यालयों में स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम आयोजित होगा और शिक्षक हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर बनाए जाएंगे। बच्चों के समग्र शैक्षणिक विकास में उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर की सकारात्मक भूमिका होती है और इसी को ध्यान में रखते हुए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयों के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग द्वारा अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही साथ विद्यालय में प्रत्येक बुधवार को हेल्थ एंड वेलनेस डे का आयोजन किया जाएगा। योजना लॉन्च की गई है। ये जो प्रोग्राम है इसका नाम है स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर प्रोग्राम। इस इनिशिएटिव के माध्यम से जो 7 जिले हैं, ये जो 7 जिले हैं ये 5 एस्पिरेशनल जिले हैं और साथ में 2 पीयर एजुकेटर के जिले हैं। इसके अंदर सभी गवर्नमेंट जो सरकारी स्कूल हैं, एलिमेंट्री, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल्स, इसके अंदर टीचर्स की ट्रेनिंग होगी। हर स्कूल से 45 साल से कम के जो टीचर्स हैं यानी युवा टीचर्स को लिया जाएगा और वो युवा टीचर्स आगे ऐसी अपनी एक फौज तैयार करेंगे जो जितने भी बच्चे हैं स्कूल के अंदर उनको ट्रेन करके। हर स्कूल से 2 मैसेंजर्स को भी लिया जाएगा जिनको हेल्थ एंड वेलनेस मैसेंजर्स बोला जाएगा। किशोर अवस्था में बच्चे हों या बच्चियां हों, उनको एज परिवर्तन के साथ साथ अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अनेक प्रकार की तकलीफ़ें वो
महसूस करते हैं लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि 1 साल पहले जब हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने हमारी सरकार का 1 साल पूरा हुआ, तब निरोगी राजस्थान कार्यक्रम राजस्थान में लॉन्च किया था। उसमें जो 10 पॉइंट हमने रखे थे, उसमें एक प्रमुख पॉइंट ये भी था, किशोर अवस्था में जो तकलीफ़ें या जो परिवर्तन बच्चे महसूस करते हैं उनको समय पे एड्रेस किया जाए और उनका निराकरण किया जाए। भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए गए आईपीएस अधिकारी और दौसा के पूर्व एसपी मनीष अग्रवाल को आज कोर्ट में पेश किया गया। मामले में जांच अधिकारी एसपी पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में एसीबी टीम आरोपी मनीष अग्रवाल को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक मामलों की विशेष अदालत क्रम संख्या 1 में लेकर पहुंची, जहां एसीबी ने कोर्ट में आरोपी द्वारा पूछताछ में सहयोग नहीं करने का हवाला देते हुए रिमांड की मांग की है। वहीं बचाव पक्ष ने एसीबी की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि एसीबी के पास मनीष अग्रवाल के खिलाफ रिश्वत मांगने के साक्ष्य मौजूद नहीं है और उन्हें इस मामले पे जबरन फंसाया जा रहा है। वहीं कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी आईपीएस अधिकारी मनीष अग्रवाल को 5 फरवरी तक एसीबी रिमांड पर सौंप दिया है। श्रमिकों का संयुक्त राष्ट्रीय प्रतिरोध दिवस श्रम आयुक्त कार्यालय पर आयोजित किया गया। केंद्रीय श्रमिक संगठन और विभिन्न क्षेत्रों के स्वतंत्र कर्मचारी राष्ट्रीय महासंघों के संयुक्त मंच के आह्वान पर केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों पर आक्रोश जताया गया। संयुक्त मंच के एक बैनर के अलावा प्रत्येक घटक संगठन अपने झंडे लेकर पहुंचे। प्रतिरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। HMS, C2, राजस्थान C2 और एक्ट 2 के तत्वाधान में आज देश भर के केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर यहाँ पे श्रम आयुक्त कार्यालय पर हमने प्रदर्शन किया है और सभा करने का काम किया है। और इसमें देश में जो 4 लेबर कोड इन्होंने बनाए हैं उसके विरोध में, अभी बजट में जो सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, रेलवे, बैंक, इन सब के निजीकरण की जो सरकार ने अपना मंतव्य दिखाया है उसके विरोध में, आज की तारीख में जो कृषि कानून है उनके विरोध में, और जो देश में आम नागरिकों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, देश के कर्मचारियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, एनपीएस को लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर राजस्थान भर में धरना प्रदर्शन कर रहे शिक्षक संघ और पैरा टीचर अपने नियमितीकरण को लेकर जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो जल्द ही विधानसभा का घेराव करेंगे। इस मौके पर आंदोलनकारियों से बातचीत की संवाददाता मुबारक खान ने। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर ये जो पैरा टीचर है और जो शिक्षा कर्मी है प्रदेश भर में अपने आंदोलन और प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेता रहे हैं। वहीं आज जो पूरी इनके संगठन है वो पूरा राजधानी में कूच कर चुका है और जल्दी 8 तारीख से विधानसभा सत्र भी शुरू होने जा रहा है। बता दें, पिछले विधानसभा सत्र के दौरान इन्होंने विधानसभा का घेराव किया। वहाँ विधानसभा घेराव और जो इनके द्वारा जो धरने प्रदर्शन किए गए, सरकार ने उसको देखते हुए एक मंत्रिमंडलीय कमेटी बनाई जिसमें कुछ विधायक और एक कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया। उसके बावजूद 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इनकी मांगों के ऊपर विचार नहीं किया गया है, ना ही उस कमेटी ने मुख्यमंत्री को अभी तक रिपोर्ट सौंपी है। उसको लेकर आज देखिए जो जयपुर में स्थित शहीद स्मारक है वहाँ ये सैकड़ों की संख्या में ये पैरा टीचर और शिक्षक कर्मी यहाँ पहुँच चुके हैं। 1984 में जो शिक्षा कर्मी लगे, उसके बाद 1999 में पैरा टीचर जो ये बने। लंबे समय से इनके मान्यता में कोई किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई है। उसी को लेकर आज हमारे साथ जो संगठन के जो प्रभारी हैं, जो यहाँ अनेक प्रदेश भर के जो संगठन इनसे जुड़े हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं। उनसे हम बात करेंगे किस तरह की मांगे हैं। कमेटी भी बनी, पिछली बार आपने विधानसभा का घेराव भी किया, उसके बावजूद क्या हालात अभी हैं? सर, हालात आज दिनांक तक एज इट इज़ है और शिक्षाकर्मी पैरा टीचर में बहुत भारी आक्रोश है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पूर्व भी घोषणा करी थी कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम आते ही आपका काम सबसे पहले करेंगे। अफसोस की बात यह है कि चुनाव होने के बाद 2 साल हो गए, मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ कमेटी गठित कर दी बीडी कल्ला जी के अधीन, और वो कमेटी अभी तक उसने रिपोर्ट पेश नहीं करी। अब पैरा टीचर शिक्षाकर्मी का धैर्य टूट चुका है। बीच में भी काफ़ी उम्मीद थी कि भाई दिवाली तक हो जाएगा। हम ज्ञापन दे दे के थक चुके हैं और अब 1984 से लगे शिक्षाकर्मी और 99 से लगे पैरा टीचर आज तक अल्प मानदेय में कार्य कर रहे हैं और मात्र 9,045 रुपये में घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जो कि
राजस्थान के गांधी कहलाते हैं और गरीबों के हितैषी कहलाते हैं। तो हम आज विधानसभा से पहले कमेटी को और मुख्यमंत्री जी को यही बताना है कि देख लो, पीड़ित वर्ग अब रोड पे आ चुका है और अब सहन से बाहर हो रहा है। आपसे एक बार पुनः अनुरोध है कि इस बजट में उस कमेटी की रिपोर्ट पेश करके और जल्दी से जल्दी उसके लागू की जाए और हमें नियमितीकरण किया जाए। देखिए, अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह इस बार ये पूरी तैयारी के साथ जयपुर पहुंचे हैं और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे क्या उनकी मांगे हैं, किस तरह की मांगे हैं आपकी, क्या कुछ मांगे रहेगी, क्योंकि पिछली बार विधानसभा घेराव किया, आश्वासन सरकार की ओर से मिले, फिर क्या हुआ? लंबे समय से हम अल्प मानदेय पर लगे हुए हैं। हमको जबरन सरकार ने संविदा कर्मी का पोस्ट देके और कमेटी में डाल दिया है, जबकि हम संविदा के दायरे में आते ही नहीं हैं। पिछली बार कांग्रेस सरकार ने ही शिक्षा सहायक की भर्ती निकाल करके हमको 9,000 पद क्रिएट किए थे। उसके बाद में उस पर कई अड़ंगे आए। देखिए, हम और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे जो कि प्रदेश भर से यहाँ पहुँचे हैं, जो उनकी क्या मांगे हैं, क्योंकि जो धरने में यहाँ लोग शामिल हैं उनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? प्रतापगढ़ से हूँ। क्या मांगे हैं, कितना मानदेय आपको अभी मिलता है? सर 9,045 रुपये अभी मानदेय मिल रहा है। सर 1995 से मैं कार्यरत हूँ। आज मेरी स्थिति ये है कि मैं ना तो मेरे बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ और ना कोई मेरा घर बना हुआ है। इन सरकार ने हमें इतना धोखा में रखा, ना तो हम दूसरा काम कर पा रहे हैं और ना हमें नियमितीकरण किया जा रहा है। और आज हम इतने शोषित हो गए, दोनों सरकारें हमारे साथ कुठाराघात कर रही है। ना तो हमें कोई सम्मानजनक मानदेय दिया जा रहा है और ना हमें नियमितीकरण किया जा रहा है। देखिए, और भी कुछ लोग हैं, महिलाएं भारी संख्या में यहाँ पहुंची है, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि महिलाएं यहाँ देखिए भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या उनकी मांगे हैं, क्यों आप यहाँ हैं, कहाँ से आए? हम सर हमारे नियमितीकरण के लिए आए हैं। हम 1999 से पैरा टीचर लगे हुए हैं और हमारे बाल बच्चे बेटियां बड़ी हो गई है, शादी कैसे करें, घर भी नहीं बनाया है, तो हम हमारी मांग मनवाने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जो प्रदेश भर से ये आंदोलनकारी यहाँ पहुँचे हैं, उनकी बहुत सी सारी मांगे हैं, जो कि दोनों ही सरकारों पर यहाँ देखिए साफ इन्होंने आरोप लगाए कि दोनों ही सरकारें हर बार सिर्फ वोट बैंक के लिए यहाँ इनसे वादे और जो इनको देने की बात कही जाती है, लेकिन फिर भी सरकार की ओर से इनको कुछ नहीं दिया जाता। और लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर जो 1984 और 1999 की जो इनकी दोनों भर्तियाँ थी, उसके बावजूद आज 2021 इस दशक का पहली ये साल चालू हो चुका है, उसके बावजूद सरकार की जो अपने चुनाव में जो वादे इनसे किए थे उनको भी कहीं ना कहीं सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। कैमरा पर्सन जीतेश शर्मा के साथ मुबारक खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में बन रहे विशाल राम मंदिर निर्माण के लिए एनएसयूआई की ओर से एक राम के नाम अभियान की शुरुआत की गई है, जिसे लेकर मंगलवार को छात्र संगठन एनएसयूआई और एबीवीपी आमने सामने हो गए। वहीं आज इस कैंपेनिंग को लेकर एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी से खास बातचीत की न्यूज़ इंडिया संवाददाता मुबारक खान ने। राम के मंदिर निर्माण को लेकर एनएसयूआई जहां कांग्रेस का अग्रिम संगठन है, वो जहां सड़कों पर आ चुका है और जितने भी जो एबीवीपी जो इनका अपोजिट जो संगठन है, छात्र संगठन, उसने भी कल जो दान पात्र लगाकर रसीदें काटकर भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए लोगों तक पहुंचे और मंदिर निर्माण के लिए राशि जुटाई। तो वहीं एनएसयूआई भी लगातार अब प्रदेश भर के अंदर कल से इन्होंने बिगुल फूंक दिया है। तो उसको लेकर अब क्या एनएसयूआई का आगे प्रोग्राम रहेगा, उसके लिए खास बातचीत के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी मौजूद है। अभिषेक जी, क्या अब आगे रहेगा? कल जिस तरह दोनों ही गुटों ने आमने सामने होकर भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए जो चंदा इकट्ठा किया, मैं कल भी बार बार मैंने ये बात कही, आज भी मैं आप लोगों के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा। हम किसी तरह का कोई चंदा नहीं ले रहे, हम किसी तरह की कोई रसीदें नहीं काट रहे। हमने ये एक अभियान, एक ये आंदोलन शुरू किया है कि भगवान पैसे का नहीं, श्रद्धा का भूखा है। जिस तरह बीजेपी और आरएसएस और उनके अग्रिम संगठनों ने पूरे देश में राम मंदिर के निर्माण के नाम पर लूट मचा रखी है, लोगों से जबरदस्ती वो पैसा वसूल रहे हैं, जबरदस्ती सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमारा ये आंदोलन है, हमारा ये अभियान है कि भगवान राम के मंदिर के निर्माण में अगर कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा से 1 रुपया भी देता है तो वो भी उतना ही बड़ा है, उसकी भी भागीदारी उतनी ही बड़ी है
जितनी कि 1 करोड़ रुपए देने वाले की भागीदारी है। ये हमारा अभियान है, ये हमारा आंदोलन है, ये हमने शुरू किया है, इसे भारतवर्ष के कोने कोने तक ले जाएंगे। चर्चाएं चल रही है कि जो सोई हुई एनएसयूआई थी अभिषेक चौधरी ने उसमें जान फूंक दी है, किस तरह देखते हैं आप? एनएसयूआई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत और अग्रिम संगठन है। ऐसा कहना कि एनएसयूआई सोई हुई थी ये सरासर अनुचित है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन हमेशा से मजबूती से छात्रों के अधिकारों के लिए, समाज से जुड़ी हुई कुरीतियों पर हमेशा लड़ता रहा है, समय समय पर आवाज़ उठाता रहा है। आज भी उसी ताकत से पूरी एनएसयूआई मैदान में खड़ी है। और जब हमें लगा कि एक संगठन जो परिषद होने का नाटक करता है और वो छात्रों को भगवान के नाम पर बौखलाने का, भगवान के नाम पर ढकोस लेकर कर उन्हें गलत रास्ते पर ले जाने का काम कर रहा है, तो मजबूती से हम इस मुद्दे के खिलाफ मैदान में आए और इस आंदोलन को अनवरत जारी रखेंगे। ये थे प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बीजेपी और एबीवीपी का जो काम है उनका लगातार आम जन को भड़काकर और धार्मिक जो द्वेष फैलाने का काम है ये संगठन करते आ रहे हैं, लेकिन देश में ऐसा नहीं चलेगा। भगवान श्री राम हर धर्म, हिंदू मुस्लिम सभी जाति धर्म के लोगों के हैं, उनके अंदर आस्था रखने वाले लोगों के, क्योंकि देश की यही एक खूबसूरती भारत की नज़र अन्य देशों में आती है। कैमरा पर्सन जितेश शर्मा के साथ मुबारक खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। तो चलिए राजस्थान लाइव में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।